सब कुछ खोने के बाद वह सबसे मजबूत योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षण लेता है और बदला लेता है। भूल भुलैया शहर उन लोगों को आकर्षित करता है जो देश के सभी हिस्सों से साहसी बनना चाहते हैं। विभिन्न प्रजातियों और पृष्ठभूमि के लोग मजबूत बनने, राक्षसों का शिकार करने और प्रसिद्धि और पैसा कमाने के लिए वहां आते हैं। निक एक ऐसा साहसी व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है। वह एक बेहतरीन तलवारबाज है, उसकी एक शानदार गर्लफ्रेंड है और वह एक प्रतिष्ठित पार्टी का सदस्य है। उसके साथ सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एक दिन पार्टी के नेता अर्गस, जो उसके पिता और शिक्षक भी थे, ने उसे बुलाया। अर्गस ने निक से कहा कि वह अब उसे अपनी पार्टी में नहीं चाहता क्योंकि उसके पास एक साहसी व्यक्ति की मानसिकता नहीं है। उसने उस पर बहुत अधिक आत्ममहत्वपूर्ण और धर्मी होने का आरोप लगाया क्योंकि उसने एक पार्टी के सदस्य को बाहर निकालने की कोशिश की जो उनके फंड से पैसे चुरा रहा था। इसने निक को पूरी तरह से चौंका दिया, लेकिन उसकी बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी। उस दिन बाद में वह अपनी गर्लफ्रेंड क्लॉडिन से एक शराबखाने में मिलता है और उसे बताता है कि उसे उसकी पार्टी से निकाल दिया गया है। वह उम्मीद कर रहा था कि वह उसकी स्थिति के प्रति सहानुभूति रखेगी, लेकिन यह पता चला कि क्लॉडिन एक सोने की खोदने वाली थी। वह निक को एक बेकार हारने वाला कहती है क्योंकि उसने अब अपनी नौकरी खो दी है और उस बिना सोचे समझे छोड़ देती है। एक ही दिन में 2 बार दिल टूटने के बाद तबाह, वह एक फव्वारे पर बैठ जाता है, यह ध्यान देने में असमर्थ कि वह बारिश में भीग रहा है। अचानक एक नीले बालों वाली लड़की उसके पास आती है और वह उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अपने शो का टिकट दे देती है। वह बताती है कि वह एगेट नाम की एक उभरती हुई मूर्ति है और निक से कहती है कि अगर उसके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है तो वह उसके शो में आए। वह टिकट और अपना छाता उसके पास छोड़ देती है और भाग जाती है, उसे मिस्टर स्ट्रे डॉग कहकर बुलाती है और उसे निश्चित रूप से आने के लिए कहती है। निक ने उसका शो देखने का फैसला किया क्योंकि क्यों नहीं, लेकिन जैसे ही वह एगेट को परफॉर्म करते दिखता है, वह पूरी तरह से उसका दीवाना हो जाता है। वह एक आइडल ओटाकू बन जाता है और अपने पास मौजूद सारा पैसा एगेट मर्चेंडाइज पर खर्च कर देता है। अगले दिन वह एडवेंचरस गिल्ड में जाता है क्योंकि उसे मर्चेंडाइज पर खर्च करने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता होती है। वह कोई भी पार्टी खोजने की कोशिश करता है जो उसे अपने साथ ले ले, लेकिन तब तक सभी की पार्टी भर चुकी होती है। निक फिर एक कोने में अकेले खड़े एक गोरे लड़के को देखता है और उससे बात करने का फैसला करता है। हालांकि आत्मसंदेह उसके मन में आता है। पूरे दिन एक भी व्यक्ति से बात करने में विफल रहने के बाद निक अपनी असफलताओं को भूलने के लिए एक शराब खाने में जल्दी शराब पीने जाता है। वह एक मेज पर अकेला बैठ जाता है, सस्ती बियर पीता है और बेस्वाद खाना खाता है, जबकि उसके आसपास की पार्टियां दोस्ती की ताकत के नारे लगाती रहती हैं जो उसे उसके नीरस खाने से कहीं ज्यादा घिनौनी लगती है। अचानक 3 लोगों का एक समूह शराब खाने में आता है और उन्हें निक की मेज साझा करनी पड़ती है क्योंकि कोई और मेज खाली नहीं है। वे एक एक करके बैठते हैं और निक बता सकता है कि वे यहाँ एक साथ नहीं है। उनमें से पहली एक अमीर लड़की है जो फैंसी कपड़े पहनती है और एक बड़ा जादुई पत्थर वाली छड़ी ले जाती है। दूसरा व्यक्ति अपनी वर्दी से पादरी जैसा दिखता है, लेकिन वह पहले से ही नशे में है और उसके शरीर से सस्ते महिलाओं के परफ्यूम की महक आ रही है, जिससे निक को एहसास होता है कि वह अभी अभी रेड लाइट एरिया से आया है। इसके अलावा उसके पास मेडल भी नहीं है, जिसका मतलब है कि उसे चर्च से निकाल दिया गया है। आखिरी व्यक्ति एक ड्रैगन लड़की है जिसके शरीर पर निशान है और निक को एहसास होता है कि उसने बहुत सी लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन अंदर से वह एक डरी हुई घायल जानवर जैसी लगती है। अंत में शराब आती है और निक आज जो कुछ भी खो चुका है और उसके साथ टेबल शेयर करने वाले 3 हारने वालों के लिए टोस्ट बनाना चाहता है। इसलिए बियर पीने के बाद वह मग को टेबल पर पटक देता है और चिल्लाता है कि वे इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकते। वह अकेला नहीं था और बाकी सभी ने भी उसी समय यही बात चिल्लाई। वे एक दूसरे को देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे सभी किसी न किसी तरह से समान हैं, इसलिए वे अपनी कहानियां साझा करते हैं। टियाना नाम की अमीर लड़की पहले जाती है। वह बताती है कि कैसे वह एक समय में इस देश के सबसे प्रतिष्ठित जादू स्कूल में शीर्ष छात्रा थी। सभी ने उसकी योग्यता और विनम्रता की प्रशंसा की। एक दिन वह कैफेटेरिया गई और वहां अपने मंगेतर को किसी दूसरी महिला के साथ बैठा पाया। पहले तो उसे कुछ संदेह हुआ, इसलिए उसने उत्सुकता से उसे अपने दिन के बारे में बताना शुरू कर दिया और बताया कि कैसे शिक्षकों ने उसके नए जादू की प्रशंसा की। हालांकि मंगेतर एक स्त्रीद्वेषी व्यक्ति निकला जिसका अहंकार बहुत छोटा और कमजोर था। वह टियाना की उपलब्धियों से अभिभूत महसूस कर रहा था और उसे बहुत ज्यादा आत्ममहत्वपूर्ण होने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके साथ मौजूद लड़की ने टियाना पर अन्य छात्रों को नीचा दिखाने का भी आरोप लगाया जो उसके जैसे कुलीन नहीं थे। उसने यह भी कहा कि टियाना ने अपने शिक्षकों को बेहतर ग्रेड पाने के लिए बहकाया था और उसके मंगेतर ने यह सब मान लिया। उसने टियाना को खुद को समझाने का मौका भी नहीं दिया और उससे रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद दिल टूटने वाली टियाना ने स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता से घर छोड़ने और अपने दम पर रहने की अनुमति ले ली। वह नौकरी पाने के लिए लेबिरिंथ सिटी आई थी, लेकिन किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। हालांकि जब वह सड़क पर अपनी खराब किस्मत के बारे में सोच रही थी तो उसे एक जुआ कंपनी का विज्ञापन मिला। टियाना ने टिकट खरीदा और अपने जीवन का पहला जुआ जीत गई। वह जल्द ही एक पूर्ण जुआरी बन गई और उसने अपना सब कुछ खो दिया और जल्द ही उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इसलिए उसने रोमांच में अपना हाथ आजमाने का फैसला किया और अगले दिन एक पार्टी की तलाश में निकल गई। हालांकि जब भी कोई उसे भर्ती करने की कोशिश करता तो वह अपने आराम से कुतिया चेहरे की वजह से उन्हें डराकर भगा देती। इस वजह से वह अपने दुख को दूर करने के लिए शराब खाने में आ गई। इसके बाद पुजारी ने खुद को ज़ेन के रूप में पेश किया, जो अपने छोटे से शहर में एक सम्मानित चिकित्सक हुआ करता था। शहर की एक लड़की अक्सर उसके लिए बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करके उसकी मदद करती थी। ज़ेन ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके काम के लिए उसे अच्छी जेब खर्ची दी।
एक रात लड़की चुपचाप कुछ जड़ी बूटियां लेकर उसके क्लिनिक पहुंची। जिम ने उसे एक सिक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे एक महिला की तरह प्यार करने के लिए कहा। अब जिम एक चरित्रवान व्यक्ति था और उसने लड़की से कहा कि उसे किसी के साथ डेट करने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह एक पुजारी है, लेकिन उसने लड़की से कहा कि वह किसी के साथ डेट करने के लिए बहुत छोटी है। लड़की को उसके शब्दों से बहुत दुख हुआ, इसलिए वह रोते हुए और उसे कोसते हुए भाग गई। अगले दिन जब जिम अपने रोगियों का इलाज कर रहा था तो पुजारियों का एक समूह उसके क्लिनिक में घुस आया और उसे बाहर ले आया। जिम ने देखा कि उनके पीछे सहायक लड़की काफी दुखी और आहत दिख रही थी। उसने तुरंत उससे संपर्क करने और यह पूछने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि लड़की ने उस पर सिर्फ इसलिए परेशान करने का आरोप लगाया क्योंकि उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। वह रोने लगी, जिम से मिले सिक्के को फेंकते हुए कहा कि उसने उसे चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। खैर, खुद को समझाने का मौका दिए बिना जिम को 3 महीने के लिए एक घटिया जेल में बंद कर दिया गया। जब उसे जेल से बाहर निकाला गया तो उसे गुस्साए लोगों के सामने परेड कराया गया और फिर उसके गृहनगर से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया गया। जिम जल्द ही पास के शहर में एक जर्जर सराय में पहुंच गया जहां खूबसूरत जैतून चमड़ी वाली महिला उसे पहले से जानती थी। उसने उसे मुस्कुराहट के साथ अभिवादन किया और जिम ने देखा कि उसे बहुत ज्यादा पीठ दर्द है, इसलिए उसने उसे ठीक करने की पेशकश की। उसने उसे पूरी रात बिस्तर पर रखा, जाहिर है, और सुबह में महिला को बहुत बेहतर महसूस हुआ। उसने जिम से कहा कि उसे लगता है कि वह एक अच्छा इंसान है। उसने उसे भूल भुलैया शहर में जाने और एक साहसी बनने के लिए कहा ताकि वह बिना किसी अपराध बोध के अपनी जिंदगी आजादी से जी सके। इतना ही नहीं, उसने उसे क्लारा के कुछ कपड़े, एक छड़ी और एक जादू की किताब के साथ एक बैग दिया। जिम ने कहा कि वह इसे नहीं ले सकता, लेकिन महिला ने उसे रखने के लिए कहा क्योंकि वे एक बार उसकी एक दोस्त की थी जब वह एक साहसी थी। उसके बाद जिम को परिपक्व महिलाएं पसंद आने लगीं और वह एक साहसी के रूप में काम करते हुए उनके साथ मौजमस्ती करने के लिए शहर में था। लड़की आखिरी है और जब निक उससे अपनी कहानी भी साझा करने के लिए कहता है तो वह चौंक जाती है। वह कहती है कि उसके किसी करीबी ने उससे कुछ कीमती चुरा लिया है और हर कोई शर्मिंदा है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह अपने कुमारे के बारे में बात कर रही है। खैर, यह पता चलता है कि ड्रैगन गर्ल करण ठीक से विस्तार से बताने के लिए बहुत नशे में है। वे कुछ और पीते हैं और अगली सुबह निक जागता है और खुद को कल रात के अपने शराब पीने वाले दोस्तों के साथ एक अजीब जगह पर पाता है। टियाना सभी को बताती है कि यह उसका कमरा है और उन्हें बाहर जाने के लिए कहती है। हर कोई बाहर निकलता है, लेकिन फिर निक अचानक उन्हें रुकने के लिए कहता है। वह उनसे पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि यहाँ अलग होना उनके लिए सही विकल्प है। वह कहता है कि अगर वे एक साथ रहते हैं तो वे आराम से रहने के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकते हैं। वह इस बात पर जोर देता है कि वे सभी बहिष्कृत हैं जिनका कहीं कोई स्थान नहीं है, इसलिए उन्हें बस अपने बीच एक पार्टी बना लेनी चाहिए। वे सभी तुरंत योजना से जुड़ जाते हैं और खुद को पंजीकृत करने के लिए एडवेंचरर्स गिल्ड में जाते हैं। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखता है और नोटिस करता है एनिक एक प्रसिद्ध समूह का मुख्य आक्रामक खिलाड़ी है और करण इतिहास में एकमात्र व्यक्ति है जो समुद्र तल के कालकोठरी से अकेले जीवित वापस आने में सक्षम था। वह उनसे पूछती है कि उनका नाम क्या होगा और निक जवाब देता है कि वे उत्तरजीवी के रूप में जाने जाएंगे। उस रात वे सभी बैठते हैं जबकि निक उन्हें बताता है कि उन सभी को पहले भी धोखा दिया गया है, इसलिए वह यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम निर्धारित करना चाहेंगे कि ऐसा दोबारा न हो। पहला नियम यह है कि कोई भी दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। दूसरे, वे पैसे पर समान रूप से नजर रखेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं सौंपा गया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, चाहे कुछ भी हो, वे हर दिन जीवित रहेंगे। अगली सुबह वे जिस स्तर के कालकोठरी का पता लगाना शुरू करते हैं जो बहुत आसान है। वह उन्हें एक स्लाइम मॉन्स्टर दिखाता है और बताता है कि उसे कैसे मारना है और उसका कोर कैसे निकालना है जिसे वे बाजार में बेच सकते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि वे एक दूसरे के साथ बातचीत और हंसी मजाक करते रहते हैं जब वे आखिरकार अगली मंजिल पर पहुंचते हैं जहां हर कोई इन कोर को निकाल रहा होता है। टियाना उन्हें बताती है कि यह बहुत आसान है और यहाँ तक कि वह मजबूत विरोधियों से भी लड़ सकती है क्योंकि उसने गॉब्लिन और यहाँ तक कि एक और को भी हराया है। तभी वह एक स्लाइम पर फिसल जाती है जबकि दूसरा उसके चेहरे पर चिपक जाता है। वह उन्हें बाहर निकालती है जबकि निक हंसता है, उसे और अधिक सावधान रहने के लिए कहता है। हालांकि टियाना जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करती है और चिढ़कर अपने आइस मैजिक अटैक से स्लाइम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दोस्ताना आग में उलझ जाती है। शुक्र है कि कर्ण एक अनुभवी साहसी है और अपनी तलवार से उसके जादू को रोकता है, लेकिन माहौल बदल जाता है क्योंकि टियाना माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कर्ण गुस्से में आ जाता है। उसे बताता है कि उसने उस पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन वह पहले दिन से ही यही कर रही है। वे बाकी समय एक दूसरे से मतभेद रखते हैं और अंत में वे शीर्ष मंजिल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। चलते समय जिम आगे की विशाल गुलाबी कीचड़ के बारे में टिप्पणी करता है और निक जवाब देता है कि यह बॉस कीचड़ है जिसे उन्हें हराना है। बिना किसी दूसरे विचार के टियाना विशालकाय बेवकूफ बॉस की ओर दौड़ती है और उस पर शक्तिशाली बर्फ जादू का उपयोग करती है। हिमखंड कीचड़ को जमा देता है, लेकिन जब उसे लगा कि वह जीत गई है तो कीचड़ फट जाता है और वे अपने गू के साथ डूब जाते हैं। वे सभी अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हुए कालकोठरी से बाहर आते हैं, लेकिन अब उन्हें अपने ऊपर से चिपचिपा पदार्थ धोना होगा। खुद को धोते समय निक टियाना से कहता है कि उसे शांत होने की जरूरत है और जब उसे किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता हो तो सलाह मांगने की जरूरत है। वह जेन को अंत में रहने के लिए भी कहता वह अपनी पैंट तक उतार देता है और सब कुछ उनके सामने रख देता है, इससे पहले कि वह समझाए कि वह एक तलवारबाज है जो हाथ से हाथ की लड़ाई और छोटे हथियारों में अच्छा है, लेकिन जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी को ठीक नहीं कर सकता और करंट जैसे भारी हथियारों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह समझाता है कि लोग डर जाते हैं अगर उन्हें नहीं पता कि दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, लेकिन अब वे उसकी सटीक सीमाएं जानते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीद है कि वे उस पर अधिक भरोसा करेंगे। धीरे धीरे पुजारी अपनी शक्तियों और कमजोरियों के बारे में बताते हुए कहता है कि वह लोगों को ठीक करने में अच्छा है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी आक्रामक क्षमता नहीं है और उसे किसी भी तरह की जादुई या शारीरिक क्षमता से आसानी से हराया जा सकता है।
इसके बाद टियाना आती है और ये दिखाने के लिए कि वह कितनी क्षमा प्रार्थी है, वह कर्ट के सामने जाती है और उसे बताती है कि वह बर्फ और हवा के जादू में अच्छी है, लेकिन बिजली और पृथ्वी का जादू भी कर सकती है, जबकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अग्नि जादू और नजदीकी मुकाबले में लड़ाई है। इसके बाद वह वापस आती है और अपने तर्क पर बैठ जाती है। कर्ट द्वारा अस्वीकृत किए जाने के बाद कांपने लगती है, लेकिन अंत में वह अपने पास एक आग का गोला फेंकती है ताकि एक छोटी सी आग जल सके जो उसे गर्म रख सके। अंततः वे समझौता कर लेते हैं और गोबलिन वन में चले जाते हैं, जहां उन पर कुछ गोबलिनों द्वारा हमला कर दिया जाता है। निक बताते हैं कि ये भूत बहुत मजबूत नहीं होते, लेकिन वे समूहों में हमला करते हैं और यदि साहसी लोग सावधान न रहें तो जाल भी बिछा सकते हैं। एक गॉब्लिन ने जेम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जेम ने हमले को रोक दिया, लेकिन निक ने एक तेज वार से गॉब्लिन को मार डाला। इसके बाद वह आगे बढ़ता है और कुछ भूतों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, इससे पहले कि जेम को फिर से टियाना के हमले से बचाया जाता है। वे पहली लहर को सफलतापूर्वक पराजित कर देते हैं, जबकि निक टियाना से अन्य भूतों का पता लगाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास जादू का पता लगाने की क्षमता है। वो उन्हें बताती है कि आगे लगभग 10 और भूत हैं। फिर वो थोड़ा घबरा जाती है और उन्हें बताती है कि उसने एक भूत की उपस्थिति महसूस की है, जो अलग लगता है क्योंकि उसमें किसी भी सामान्य भूत की तुलना में 5 गुना अधिक जादू है। निक तुरंत सतर्क हो जाता है और उन्हें बताता है कि यह होबगोब्लिन नामक गॉब्लिन का विकसित रूप होगा। वो उन्हें बताता है कि होबगोब्लिन्स अत्यंत शक्तिशाली हो सकते हैं और आमतौर पर बाद के चरणों में पाए जाते हैं। जेम पूछता है कि क्या उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन निक जवाब देता है कि वे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि अन्यथा भूत प्रेत पास के गांवों पर हमला करना शुरू कर देंगे। वो एक योजना तैयार करता है तथा उन्हें बताता है कि होबगोब्लिन मूलतः जादू से प्रतिरक्षित हैं, इसलिए उनका सबसे अच्छा विकल्प भारी शारीरिक हमला है, जो केवल कर्ट ही कर सकता है। वो उन्हें बताता है कि वो और कर्ट आक्रामक रुख अपनाएंगे, जबकि उसका काम उन्हें मजबूत करना है और टीना कवर फायर प्रदान करेगी। वे सभी योजना से सहमत हो जाते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। केरमन और निक दोनों ही गॉब्लिन की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि टियाना अपनी आइस शार्क क्षमता का उपयोग करके उनमें से कई को मार देती है और जेम उन्हें बफ करता रहता है। हॉबगोब्लिन कुछ और छिपे हुए भूतों को बुलाता है, जबकि निक अपने सामने मौजूद भूतों का त्वरित काम तमाम कर देता है। केरमन टियाना पर भरोसा करता है और उसके आगे दौड़ता रहता है, जबकि टियाना अपने बर्फ के टुकड़ों का उपयोग करके उसके सामने मौजूद भूतों को मार देती है। कर्ट सीधे हॉबगोब्लिन की ओर बढ़ता है और उस पर तलवार से जोरदार वार करता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है, जबकि निक बाकी को खत्म कर देता है। वे एक दूसरे को बधाई देते हैं और फिर निक समझाता है कि उन्हें गॉब्लिन के सींग निकालने होंगे क्योंकि उन्हें बाजार में बेचा जाना है। केरन अंततः उनसे घुल मिल जाती है और अपनी पिछली कहानी बता देती है। वो उन्हें बताती है कि ड्रैगन लोगों को हमेशा एक नायक के साथ काम करना चाहिए जिसका वे अपने जीवन से समर्थन करते हैं। उसके लिए वो व्यक्ति कलियोज नाम का एक आदमी था, जिससे उसकी मुलाकात हाल ही में हुई थी। वो हमेशा उसके प्रति बहुत दयालु था और बदले में वो हमेशा उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन उसने उससे कहा कि उन्हें चीजों की देखभाल के लिए एसी रैंक वाले कालकोठरी के अंदर जाने की जरूरत है, और जाहिर है कि कालकोठरी के अंदर जाने से पहले वो तुरंत सहमत हो गई। हालांकि वो अपने सभी महत्वपूर्ण सामान, जिसमें उसके पिता द्वारा दिया गया एक विरासती पेंडेंट भी शामिल है, को सुरक्षा के लिए एक बैग में रख देती है। लेकिन आखिरी क्षण में कलियोज आता है और उससे कहता है कि वे वास्तव में इतना भार नहीं उठा सकते, इसलिए उसे बैग वहीं छोड़ देना चाहिए। जाहिर है उसने उस पर भरोसा किया और अंततः वो कालकोठरी के अंदर उसकी 2 खोहों के पास चली गई। वो कई कीट राक्षसों को मार देती है, जबकि अन्य केवल इनाम पाते हैं। बाद में कैलियोस उसे बताता है कि अब उन्हें अंतिम बॉस से लड़ना होगा, जो एक बर्तन के अंदर एक विशाल सांप है। वो समझाता है कि यदि सांप उन्हें देख लेगा तो वह बर्तन के अंदर छिप जाएगा, जहां वे उसे जादुई हमलों से नहीं मार सकेंगे। इसलिए करंट को बर्तन पर ही हमला करना होगा ताकि वह बाहर आकर उस पर हमला कर दे और फिर वे उसे खत्म कर देंगे। कर्ट सहमत हो जाती है और तुरंत बर्तन की ओर दौड़ती है, उसे हिलाती है, जिससे सांप राक्षस बर्तन से बाहर निकलता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। जादूगरों में से एक ने सांप पर आग से हमला किया, जिसके बाद सांप ने जादुई हमला करने के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। केन ने कलियोस से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने उसे कहा कि वो उस पर हमला जारी रखे और इसकी चिंता न करे। वो एक बार फिर उस पर विश्वास कर लेती है और कालियोस की मदद का इंतजार करते हुए सांप को अपने साथ जोड़े रखती है। अंत में सांप उसे पकड़ लेता है और उस पर अपनी जहरीली सांस छोड़ता है, जिससे वह घायल हो जाती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। वो देखती है कि कैलियोस एक थके हुए सांप के पास जा रहा है, जिसे वह अपनी तलवार से मार रहा है, और कर्रन को बताती है कि घातक जहर के हमले के बाद सांप बहुत थक जाता है और इसके लिए उन्हें केवल उसकी ही जरूरत थी। वे उस पर हंसते हैं और उसे मरने के लिए छोड़कर कालकोठरी से बाहर चले जाते हैं। सभी पुरस्कारों के साथ वह किसी तरह कालकोठरी से भागने में सफल रही और रेंगते हुए वापस सराय में पहुंची, जहां वे लोग रुके हुए थे, और फिर मुख्य द्वार के सामने गिर पड़ी। क्षेत्र के सभी लोगों ने उसे घेर लिया और उससे सवाल पूछने लगे, क्योंकि कैलियोस ने उन्हें बताया था कि कुर्रन की कालकोठरी में मृत्यु हो गई थी। उसने उनसे पूछा कि वो कहाँ है, लेकिन शराबखाने के मालिक ने जवाब दिया कि वो कुछ देर पहले ही शहर छोड़कर चला गया है। कर्रन तुरंत अपने कमरे में जाती है, जहां उसका सबसे बुरा डर सच हो जाता है, क्योंकि वह पाती है कि उसका बैग गायब है, जिसमें ड्रैगन किंग का गहना था, और वह विरासत में मिला पेंडेंट गायब है। वो पूरी तरह से हताश होकर बाहर निकलती है। कैलियोस का कोई भी संकेत ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी संकेत नहीं मिलता। एक दिन उसने फिप्स नामक एक बहुत प्रसिद्ध एकल साहसी और भोजन प्रेमी को देखा। कुरेन ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो हर उस रेस्तरां में गई जहां वो गया था, और उसने कैलियोस के कारण अपने दिल में पैदा हुए खालीपन को अच्छे भोजन से भरना शुरू कर दिया, जैसा उसने फिर से सीखा था। हालांकि कुछ समय बाद उसके पैसे खत्म हो गए और उसने पैसा कमाना और अधिक स्वादिष्ट भोजन करना अपने जीवन का प्राथमिक लक्ष्य बना लिया। और तभी उसकी मुलाकात अपनी पार्टी से हुई। अगले दिन निक बाजार में केन के साथ कुछ समय बिताता है।
वो उसके साथ नाश्ता करता है और सामान्यतः जीवन के बारे में उससे बात करता है, जिससे उनका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। उस शाम वे वापस टैवर्न में जाते हैं जहां बहुत सारे लोग उन्हें पहचानने लगते हैं। सहायक रिसेप्शनिस्ट उन्हें ऊपर बुलाती है, जहां पुरानी रिसेप्शनिस्ट एक विशेष काम के साथ उनका इंतजार कर रही होती है, जो केवल वे ही कर सकते हैं। वो बताती है कि यहाँ एक प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक विशेष सुविधा है, जिसने एक ऐसी तकनीक का उपयोग करके तलवार बनाई थी जो आज लुप्त हो चुकी है। उनका काम उस तलवार को वापस पाना है, जिसके लिए उन्हें बहुत अच्छा भुगतान किया जाएगा। निक सारी जानकारी ले लेता है और अगले दिन वे उस स्थान में प्रवेश करते हैं, राक्षसों को मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये सुविधा उस समय के हिसाब से तकनीकी रूप से बहुत उन्नत प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें कैमरे, स्वचालित लाइटें और सब कुछ है। वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां एक हरा लैंप जल रहा है, लेकिन जब निक उसे जांचने की कोशिश करता है तो दीवार टूट जाती है और एक विशाल अंधेरे कमरे का द्वार खुल जाता है। वे सभी कमरे के अंदर जाते हैं जहां रोशनी चालू हो जाती है और एक आवाज उनसे बात करना शुरू कर देती है, जो उन्हें अब तक की यात्रा के लिए बधाई देती है। उन्हें पता चलता है कि ये आवाजें कमरे के बीच में पड़ी एक टूटी हुई तलवार से आ रही हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि यह वही पौराणिक तलवार है जिसे वापस लाने के लिए उन्हें भेजा गया था। तलवार को पकड़ने से पहले वे कुछ देर तक इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि तलवार प्रतिरोध करती है और उनसे कहती है कि वे इसे न बेचें, क्योंकि यह काफी समय से यहाँ बंद है और कुछ कार्रवाई देखना चाहती है। अचानक एक बड़ा विस्फोट होता है और तलवार उन्हें तैयार होने के लिए कहती है, क्योंकि इसके कारण उसका संरक्षक गोलेम जाग जाता है। धूल के बीच से एक विशालकाय बूंद जैसा प्राणी निकलता है और शक्तिशाली दहाड़ के साथ उनकी ओर चलना शुरू कर देता है। ट्रिगर पर तेजी से टियाना ने राक्षस पर तुरंत बर्फ के टुकड़ों का एक गुच्छा फेंका, लेकिन वो उन्हें अवशोषित करने में सक्षम थी, जबकि कर्रन राक्षस को टुकड़ों में काटने के लिए दौड़ता है। तलवार उसे पीछे हटने के लिए चिल्लाती है, लेकिन कर्रन उसकी बात नहीं सुनती और राक्षस उस पर बर्फ के टुकड़े फेंकना शुरू कर देता है। एक हिमखंड उसके पेट में लगा, जबकि दूसरा उसके सिर पर लगा और वह नीचे गिर गई। जेम तुरंत उसका उपचार शुरू कर देता है और निक हमला करने का निर्णय लेता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जल्द ही स्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं। वो पैरों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन गोलेम तुरंत पुनर्जीवित हो जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। निक दूसरों पर चिल्लाता है कि वे जल्दी से कर्न को उठाएं और दरवाजे की ओर भागें ताकि वे बच सकें। वो हमलों से बचता रहता है, जबकि उसकी पीठ पर बंधी तलवार उस पर चिल्लाती रहती है कि कोई भी हमला या धारदार हथियार राक्षस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गोलेम को मारने का यही एकमात्र तरीका है। निक निर्देशों का पालन करने का निर्णय लेता है और तलवार पकड़ लेता है, क्योंकि बिना ब्लेड वाली तलवार से तुरंत ही तेज रोशनी निकलती है और वो कमोबेश ऊर्जा बचाने वाली बन जाती है। बाकी दल दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टियाना ने बताया कि दरवाजा अविनाशी है और वे वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। गोल्म ने निक पर पुनः हमला किया, लेकिन इस बार वह हमले से बच गया और गोल्म पर वार कर उसका एक हाथ काट दिया। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से गोल्म का कटा हुआ हिस्सा पुनः जीवित हो जाता है और निक को पकड़ लेता है, जबकि गोल्म उसे अलमारियों से होते हुए जमीन में एक छेद में धकेल देता है। टियाना तुरंत गोल्म पर बर्फ जमाने वाले मंत्र का प्रयोग करती है और कर्रन पर चिल्लाती है कि वो निक को ढूंढे और सुनिश्चित करे कि वो सुरक्षित है। शुक्र है, उसका जादू काम करता प्रतीत होता है, क्योंकि गोलेम वहीं जम गया है, जबकि कर्रन उसे पार करके छेद में चला जाता है। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि गोलेम बर्फ से बाहर निकलने में सक्षम है और उनकी ओर चलना शुरू कर देता है। जेम तुरंत टियाना को बफ करता है, जबकि वह पुनः मुफ्त मंत्र का प्रयोग करती है, जिससे कर्रन और निक दोनों को भागने के लिए समय मिल जाता है। कर्रन उस कमरे में प्रवेश करती है और देखती है कि निक मलबे के नीचे दबा हुआ है और वह तुरंत उसे निकालने लगती है। निक उसे छोड़कर भाग जाने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है और उससे कहती है कि अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि या तो वे सभी एक साथ यहाँ से निकल जाएंगे या उनमें से कोई भी नहीं निकलेगा। इसके साथ ही वह निक के सिर से आखिरी पत्थर हटा देती है और उसे उठने में मदद करती है, क्योंकि उसके प्रति उसका विश्वास और भी गहरा हो जाता है। अचानक तलवार निक को एक विशेष मंत्र बोलने के लिए कहती है। इस बीच जेम और टियाना अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं बची है, जबकि गोलेम उन्हें खत्म करने के लिए उनकी ओर बढ़ता रहता है। हालांकि जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, निक छेद से बाहर निकला और गोलेम को छोटे छोटे टुकड़ों में उड़ा दिया। टियाना और जेम ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि निक विद्युत धारा के साथ जुड़ गया है और शील्ड्स और पंखों के खूबसूरत सेट में से एक बन गया है। ये प्राचीन तलवार की शक्ति के कारण संभव हुआ, जो वास्तव में बंधनों की तलवार है। गोल्म का कोर अभी भी सक्रिय प्रतीत होता है, क्योंकि यह एक बार फिर से पुनर्जीवित हो जाता है, लेकिन निक अपनी संयुक्त अवस्था में अत्यंत शक्तिशाली है और अपनी तलवार का उपयोग करके गोल्म को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे उसका कोर जमीन पर गिर जाता है। अचानक कर्रन और निक अलग हो जाते हैं और तलवार हाथ में लेकर जमीन पर लेट जाते हैं। वे अंततः गिल्ड में वापस जाने में सक्षम हो जाते हैं, जहां वे वृद्ध रिसेप्शनिस्ट महिला को तलवार की प्रतिकृति दे देते हैं, क्योंकि तलवार काजुना नाम के एक छोटे सफेद बालों वाले लड़के में परिवर्तित हो जाती है और वह लड़का उनसे विनती करता है कि उसे किसी अन्य प्राचीन वस्तुओं की दुकान में न बेचा जाए। शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो जाता है और वे टियाना के घर वापस चले जाते हैं, जहां वे पैसे बराबर बराबर बांट लेते हैं और अपने अपने खाली समय बिताने के लिए अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बाद में निक और पार्टी एक टैवर्न में इकट्ठा होते हैं, जहां निक उन्हें दिखाता है कि उनके पास कितना पैसा बचा है। जब वे सभी अपना पैसा खर्च कर देते हैं तो पता चलता है कि उनके पास कुछ नाश्ता खरीदने के लिए भी मुश्किल से पैसे बचते हैं, जिससे सभी दुखी हो जाते हैं। लेकिन निक उन्हें प्रोत्साहित करके और अगले कालकोठरी में जाने के लिए प्रोत्साहित करके उनकी उम्मीदें जगा देता है। वे एक तहखाने में प्रवेश करते हैं और एक बर्फीली झील पाते हैं जिसमें बहुत सारे जीव जमे हुए हैं। उन्होंने विशालकाय राक्षस को भी बर्फ पर बैठे देखा और वे सब अपनी आवाज धीमी रखते हुए तथा घात लगाने की तैयारी करते हुए ऊंची जगह पर चले गए।
करण मॉन्स्टर के और भी करीब चला जाता है, इसे किसी तरह का गेम मानता है जो किजुना को एक्साइटेड करता है। वह जो खुद को प्रूव करना चाहता है मॉन्स्टर के पास दौड़ता है और उस पर शाउट करता है, जिससे घात लगाने वाला अटैक खत्म हो जाता है। जब मॉन्स्टर अपना बर्फीला डंडा उठाता है तो वह अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, लेकिन थैंकफुली वह अपनी स्वॉर्ड की मदद से वार को रोकने में सक्षम है। यह सभी को सरप्राइज करता है क्योंकि मॉन्स्टर काफी स्ट्रांग लगता है और उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि किजुना अपनी पतली स्वॉर्ड से हमले को रोक देगा। मॉन्स्टर पीछे हटता है और उस पर बर्फ का गोला फेंकता है, लेकिन किजुना उसे ऐसे दूर भगाता है जैसे वह टेनिस का गेम खेल रहा हो। वह तुरंत मॉन्स्टर के पास जाता है और उसे अपनी स्वॉर्ड से मारने की ट्राई करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे अपने डंडे से रोक देता है। किजुन बस मुस्कुराता है और एक और अद्भुत स्किल का यूज करता है जो उसे खुद का क्लोन बनाती है। वह मॉन्स्टर को घेर लेता है, उस पर दोनों तरफ से वार करता है और उसे तुरंत मार देता है। वे सभी उसे घेर लेते हैं, जबकि निक कमेंट करता है, मैं थोड़ा टायर्ड महसूस कर रहा हूँ, भले ही मैंने कुछ भी नहीं किया। किजुना रिप्लाई करता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इन स्किल्स को करने के लिए तुम्हारी स्टैमिना और माइंड का यूज किया है। हम जुड़े हुए हैं, याद है? वे डंजन से बाहर आते हैं जबकि टियाना और जिम आराम करना चाहते हैं। कर्रान, किजुना और निक भूखे हैं। वे पास के रेस्टोरेंट की ओर चलना शुरू करते हैं। जैसे ही निक उस रेस्टोरेंट को देखता है जहां वे जा रहे थे, उसका दिल टूट जाता है। उसे याद आता है, यह वही रेस्टोरेंट है जहां मैं और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड अक्सर आते थे। साथ ही यह वह जगह थी जहां उसने मुझे छोड़ा था। वह दूसरों से बात करने की ट्राई करता है, क्या हम कहीं और खा सकते हैं, लेकिन वे पहले से ही अंदर हैं और उसे मजबूरन उनको फॉलो करना पड़ता है। अंदर जाने के बाद वे अपना खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन निक सैड लगता है। अचानक उसे एक जानी पहचानी वॉइस सुनाई देती है। वह देखता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्लॉडिन एक युवा लड़के के साथ उसी सीट पर बैठी है जहां वह बैठा करता था। उसने देखा वह लड़का उसे बर्थडे गिफ्ट के रूप में एक प्रेजेंट दे रहा है। क्लॉडिन कह रही है, मुझे अपने होम टाउन वापस जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। बेचारा मूर्ख लड़का तुरंत कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। निक यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाता, वह उनकी सीट पर जाता है और उस लड़के के पास बैठ जाता है। क्लॉडिन डर जाती है, बेचारा लड़का कंफ्यूज्ड लग रहा था। निक उससे पूछता है, तुम्हारा बर्थडे एक साल में कितनी बार आता है? कुछ महीने पहले ही तो तुमने अपना बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट किया था। क्लॉडिन चिढ़कर कहती है, चुप रहो। निक मुस्कुराता है और भड़कते हुए कहता है, मुझे तो लगा तुम्हारी मां मर चुकी है, तुम्हें कुछ महीने पहले उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे चाहिए थे, याद है? क्लॉडिन गुस्से में उठती है और भागने से पहले निक पर गिफ्ट फेंक देती है। लड़का सैडली उसे देखता है। निक कहता है, चिंता मत करो, तुमने एक गोली को चकमा दिया। अगली सुबह निक और उसका टीम नाश्ते के लिए एक बार में बैठे थे। अचानक एक बड़ा सा टाइगर उस पर शराब उंडेल देता है। निक बेफिक्र दिखाई देता है। उसे पता चलता है क्लॉडिन और यह बाघ बदला लेने के लिए आए हैं। लियोन बाघ कहता है, मैंने सुना है तुमने क्लॉडिन को परेशान किया है। निक मुस्कुराता है और जवाब देता है, अब मैं गोल्ड डिगर्स से बात नहीं करता। लियोन कहता है, चलो इसे बाहर सेटल करते हैं। दोनों बाहर एक अंधेरी गली में जाते हैं। निक रेडी हो जाता है, लेकिन लियोन अचानक माफी मांगने लगता है। वह कहता है, क्लॉडिन ने मेरी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, मैं और नहीं झेल सकता, उसे छोड़ दो, क्योंकि उसने पैसे कमाने के लिए उसका काफी इस्तेमाल किया है। यह पता चलता है कि क्लॉडिन लियोन की पार्टी की मेंबर है और वह लोगों को ठगने के लिए उसके साथ काम कर रही थी। लियोन को लगता है कि निक भी उस पार्टी को ठग रहा है जिसके साथ वह प्रेजेंट में काम कर रहा है। वह उसे उनके गैंग में शामिल होने के लिए कहता है जब वह उनके सारे पैसे चुरा लेता है। इससे निक को गुस्सा आता है जो बस एक जोरदार अपरकट मारता है जो लियोन को उड़ा देता है। क्लॉडिन तुरंत उठती है और एक कूल कायर की तरह निक पर हमला करने की कोशिश करने से पहले अपनी मास्क शीट निकालती है। निक हालांकि जवाबी हमला करने और उसे आम लॉक में जमीन पर गिराने से पहले उसके हमले को चकमा देता है। अचानक उसकी पीठ पर एक मैजिकल अटैक होता है। वह एक जादूगर को देखने के लिए मुड़ता है जो लियोन की टीम का लगता है। इससे पहले कि वे एक साथ निक पर हमला कर सकें, कैन आती है और अपनी टेल का यूज करके बेवकूफ जादूगर को उल्टा लटका देती है, जबकि निक बस चला जाता है। लियोन हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मजबूरन रुकना पड़ता है क्योंकि वह गिल्ड की बूढ़ी महिला को देखता है जो उसे गार्ड्स को बुलाने से पहले तुरंत चले जाने के लिए कहती है। हालांकि लियोन उसे बताता है कि वह सभी को आश्चर्यचकित करते हुए निक को ऑफिशियली ड्यूल के लिए चैलेंज कर रहा है। वे सभी अंदर जाते हैं और लियोन बताता है कि वे एक मैथमेटिकल ड्यूल करने जा रहे हैं जिसमें निक और वह रिंग में एक दूसरे से लड़ेंगे, जबकि प्रत्येक टीम का एक व्यक्ति मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। जो भी क्वेश्चंस को जल्दी और सही तरीके से सॉल्व करेगा वह अपने पार्टनर को दूसरे व्यक्ति पर फ्री हिट देगा। निक के अलावा इस तरह का ड्यूल सभी के लिए काफी नया है। बूढ़ी महिला एक बैग निकालती है जिसमें प्रत्येक टीम के मेंबर्स के नाम की स्लिप्स होती हैं ताकि मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले लोगों को चुना जा सके। लियोन की टीम से क्लॉडिन को चुना जाता है, जबकि दुर्भाग्य से निक की टीम से कैन को चुना जाता है जिसे बेसिक मैथ भी नहीं पता क्योंकि उसे कभी इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। कैन अपने दिमाग से उड़ गई है और बेहद घबराई हुई है, कुछ भी कहने में असमर्थ है क्योंकि वह जानती है कि वह कोई मैथ नहीं कर सकती। बाद में जेडीएम उसे एक प्रैक्टिस टेस्ट देता है ताकि यह पता चल सके कि उसका लेवल क्या है। यह पता चलता है कि सबसे बेसिक मैथ क्वेश्चंस भी उसकी पहुंच से बाहर हैं क्योंकि वह उनमें से केवल 20% को सही ढंग से सॉल्व करने में सक्षम है। अगले दिन कैन ने सभी की मदद से पढ़ाई शुरू कर दी, जबकि निक ने जेडीएम को ड्रिंकिंग और टाइगर गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भेजा। अंत में फाइनल फाइट से एक दिन पहले वे सभी उसके घर पर इकट्ठा होते हैं जो काफी अव्यवस्थित है। जेडीएम वापस रिपोर्ट करता है कि टाइगर गैंग हर बार एक मैजिकल क्रिस्टल का यूज करके चीट करता है जो उन्हें एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करने देता है। इसका मतलब है कि वे आसानी से तीसरे सदस्य का यूज उस व्यक्ति के रूप में कर सकते हैं जो सभी एक्चुअल कैलकुलेशन करता है और अपने साथियों को सभी आंसर्स बताता है। कैन बहुत दुखी है क्योंकि वह पहले से ही मैथ में बेकार है और अब जबकि दूसरी टीम ने चीट करेगी तो उसे लगता है कि वे किसी भी तरह से नहीं जीत सकते। निक के पास हालांकि
एक प्लान है जिसे वह ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ शेयर करता है। इससे वे थोड़ा अधिक रिफ्रेश्ड महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास अब चीटर को पकड़ने का एक इफेक्टिव तरीका है। अगले दिन निक और लियोन रिंग में खड़े होते हैं जबकि कैन और क्लॉडीन एक दूसरे के सामने बैठकर उनके सामने फेंके गए सवालों को हल करने के लिए तैयार रहते हैं। लड़ाई तब शुरू होती है जब बूढ़ी महिला उन्हें क्वेश्चंस देती है। निक और लियोन एक दूसरे पर कुछ हल्के प्रहार करके पानी का परीक्षण करना शुरू करते हैं जो मुश्किल से जुड़ते हैं। कैन क्वेश्चंस को देखती है और महसूस करती है कि उसने पहले भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। वह खुशी से उन्हें सॉल्व करना शुरू कर देती है जबकि क्लॉडीन उसे बताना शुरू कर देती है कि वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। शुक्र है कैन पहले राउंड में क्लॉडीन से पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम है, लेकिन यह पता चलता है कि वह केवल 80 क्वेश्चन सही कर पाई जबकि क्लॉडीन ने 98 क्वेश्चन सही किए। इसलिए कैन यह राउंड हार जाती है और लियम को निक पर फ्री हिट मिल जाती है। वह सीधे उसके पेट में घूंसा मारता है जिससे उसकी हवा निकल जाती है। कैन बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि निक उसकी वजह से मार खा रहा है। अगला राउंड शुरू होता है। क्वेश्चन पेपर उन्हें दिया जाता है और मैच शुरू होता है। निक लियोन को धक्का देने की कोशिश करता है ताकि उसे थका सके, लेकिन टाइगर गैंग चतुर है और बस पीछे हटता रहता है और चकमा देता रहता है। राउंड एक बार फिर कैन के क्लॉडीन से हारने के साथ समाप्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप निक को चेहरे पर एक और जोरदार मुक्का लगता है। कैन बुरी तरह डर जाती है। खून बहने पर वह निक से माफी मांगती है और उसे बताती है कि उसे उस पर विश्वास है। उसे पूरा यकीन है कि वह उन्हें अगला राउंड जिताएगी। इससे कैन को आवश्यक बढ़ावा मिलता है क्योंकि वह एक बार फिर गणित को हल करने की कोशिश करना शुरू कर देती है। टीना जल्दी से पूरी भीड़ को स्कैन करना शुरू कर देती है, यह पता लगाने की कोशिश करती है कि कौन कमीने को चीटिंग में मदद करेगा। लेकिन वह महसूस करती है कि अभी तक कोई भी किसी भी तरह के मैजिकल क्रिस्टल का उपयोग नहीं कर रहा है। इससे उसे एहसास होता है कि दूसरी टीम को लगता है कि वे बिना चीटिंग के आसानी से कैन को हरा सकते हैं और इसीलिए वे ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह निक के प्लान को बर्बाद कर देगा। इसलिए वे प्लान के दूसरे पार्ट को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं जबकि निक टाइम बाय करने की कोशिश करता है। टीना अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है और सभी को बताती है कि मैच खत्म होने में बहुत समय लग रहा है। वह सुझाव देती है कि उन्हें एक बार में सभी प्रॉब्लम्स को हल करना चाहिए ताकि मैच सिर्फ एक राउंड में खत्म हो जाए और हारने वाला एक बार में सभी पेनल्टी पंचेस ले सके। यह सभी को आश्चर्यचकित करता है, लेकिन गति से ऊब चुके लोग उत्साहपूर्वक सहमत हो जाते हैं और सभी क्वेश्चंस दोनों प्लेयर्स को एक साथ दिए जाते हैं। टीना जानती है कि यह एक जुआ है क्योंकि कैन को इन क्वेश्चंस को हल करना बिल्कुल भी नहीं आता है। हालांकि वह क्वेश्चंस जानती है और शीट भरना शुरू कर देती है जिससे क्लॉडीन डर जाती है। भले ही क्लॉडीन जानती है कि वह सभी क्वेश्चंस खुद कर सकती है, उसे अपनी गति पर संदेह होने लगता है। वह अपने मैजिकल क्रिस्टल का यूज करके अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है जो एक क्लॉक टावर में कैलकुलेटर के साथ छिपा हुआ है। वह उसे सवाल बताना शुरू करती है और वह तुरंत उसे सारे आंसर्स बताना शुरू कर देता है। टीना फिर से पूरे इलाके को स्कैन करती है और शुक्र है कि इस बार वह दूर से चीटर को देख पाती है। वह किजुना और जेडीएम के साथ अरीना से बाहर निकलती है और चीटर जादूगर को पकड़ने के लिए क्लॉक टावर पर जाती है। लेविन को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह क्लॉडीन को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होता है क्योंकि निक लगातार हमलों का इस्तेमाल करके उसे धकेलता रहता है। इस बीच टीना और बाकी लोग टावर पर पहुंचते हैं और चीटर को पकड़ लेते हैं। इससे क्लॉडीन निराश हो जाती है और अपना आपा खो देती है। अचानक टीना बंधे हुए चीटर के साथ अरीना में वापस आ जाती है। चीटर बस मुस्कुराता है जबकि टीना उन्हें एक मैजिकल क्रिस्टल दिखाती है। बूढ़ी महिला को तुरंत एहसास होता है कि क्या हो रहा है और वह टाइगर टीम को अयोग्य घोषित कर देती है। वह गार्ड्स को बुलाकर उन्हें ले जाती है। निक और पार्टी बाद में डिनर करने और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए पब में जाते हैं। उस रात चूंकि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कैश भी अर्जित की थी, इसलिए टीना एक कैसीनो में जाने का फैसला करती है। इस बीच किजुना ने उस विशेष कैसीनो में बेची जाने वाली विशेष आइसक्रीम के बारे में सुना है, इसलिए निक को उसे बहलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे कैसीनो में प्रवेश करते हैं। किजुना अपनी आइसक्रीम लेने के लिए लाइन में लग जाता है जबकि टीना एक टेबल पर बैठ जाती है और 4 अन्य पार्टिसिपेंट्स के साथ गैम्बलिंग शुरू कर देती है। वह बड़ी रकम जीतना शुरू कर देती है जबकि किजुना निराश हो जाता है क्योंकि आइसक्रीम खत्म हो जाती है इससे पहले कि वह इसे आजमा सके। वह निक से कहता है कि वह अब यहां से चला जाए, लेकिन निक उसे थोड़ा देखने के लिए कहता है कि लोग कैसे गैम्बल करते हैं। इस बीच टीना एक घटिया आदमी को लूट रही है जो अपने पीछे एक अमीर नीले बालों वाली लड़की के लिए पैसे खर्च कर रहा है। अचानक एक बड़ा हंगामा होता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि कैसीनो के अंदर एक विशाल टाइगर मॉन्स्टर दिखाई देता है और हर जगह तबाही मचाना शुरू कर देता है। वह सभी गार्ड्स को थप्पड़ मारता है और टीना को कोने में ले जाता है। वह उससे पूछता है कि निक कहाँ है। उसे अचानक पता चलता है कि यह बिग मॉन्स्टर लियोन है जिसके साथ उनका एक दिन पहले झगड़ा हुआ था। पता चलता है कि पकड़े जाने के बाद लियोन निक के प्रति अपनी नफरत से अफेक्ट हो गया। उसने किजुना जैसी एक विशेष तलवार का इस्तेमाल किया और जेल से भाग निकला। तलवार ने उसे एक मॉन्स्टर में बदल दिया और वह निक की गंध का पीछा करते हुए कैसीनो तक पहुंच गया। वह टीना से निक का स्थान बताने के लिए कहता है, लेकिन वह जवाब देती है कि वह नहीं जानती कि वह कहाँ है। यहाँ तक कि जब वह उसे धमकाता है तो वह बस स्मोकिंग करना शुरू कर देती है, जिससे टाइगर मैन कंफ्यूज्ड हो जाता है। अचानक वह मॉन्स्टर को दूर भगाने के लिए कुछ मैजिक से भरे लाइटर का यूज करती है और एक नीले बालों वाली लड़की के साथ भागना शुरू कर देती है जो उसके साथ फंसी हुई थी।